नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, विनायक दामोदर सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और हम इसे समझेंगे एक अहम समीक्षा के जरिए। ये किताब खास इसलिए है क्योंकि शायद ये पहली भारतीय कोशिश थी 1857 को सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वतंत्र समर कहने की। बिल्कुल। ये नजरिया बदलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था उस वक्त। तो चलिए इस समीक्षा की मदद से जरा गहराई में उतरते हैं। देखते हैं सावरकर ने 1857 को कैसे देखा, उनकी किताब का असर क्या हुआ और हाँ, उस पर सवाल क्या उठे। जी, तो समीक्षा के मुताबिक सावरकर सिर्फ सैनिकों के गुस्से को वजह नहीं मानते, वो इसके पीछे कई परत देखते हैं। जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, फिर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे भी। वो विलय नीति का जिक्र करते हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, राज्यों का हड़पना। सही कहा। और फिर पारंपरिक ढांचों को तोड़ने की कोशिश, धार्मिक रिवाजों में दखलंदाजी, ये सब गिनाते हैं वो। और समीक्षा में किरदारों और जगहों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इन सब प्रमुख लोगों का जिक्र है। और मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसी जगहों पर जो हुआ, उसका काफी सजीव वर्णन मिलता है। तो सावरकर का जो मुख्य तर्क था, समीक्षा उसे कैसे देखती है? क्या ये बस एक अचानक हुई घटना थी? नहीं, यही तो खास बात है। सावरकर का मतलब समीक्षा के अनुसार उनका मुख्य तर्क ये था कि ये पूरी तरह से सुनियोजित था, एक प्लान था। अच्छा। मतलब कोई बिखरा हुआ विद्रोह नहीं। वो मानते थे कि इसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र के भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश की। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर उस पर बहुत जोर दिया। ये दिलचस्प है क्योंकि अंग्रेजों की नीति तो फूट डालो और राज करो की थी। हाँ, इसीलिए सावरकर अंग्रेजों की क्रूरता, उनकी इसी बांटने वाली नीति का विश्लेषण करते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने इसे महज एक सिपाही विद्रोह कहकर इसके असर को कम करने की कोशिश की। अगली पीढ़ियों से कहा कि 1857 की हिम्मत से सीखें, लेकिन जो गलतियां हुई उनसे बचें भी। अच्छा, ये तो हुई कंटेंट की बात। अब समीक्षा उनकी लिखने की शैली, मतलब स्टाइल के बारे में क्या कहती है? क्या ये सीधी सादी हिस्ट्री की किताब जैसी है? बिल्कुल नहीं। समीक्षा कहती है कि शैली बहुत जोशीली है, राष्ट्रवादी है और थोड़ी बहस को उकसाने वाली है। पोलेमिकल जिसे कहते हैं। जोशीली मतलब भाषा काफी नाटकीय है, भावनाओं को जगाने वाली। और एक खास बात यह है कि सावरकर ने इसमें सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने कविताएं, भाषण, यहाँ तक कि लोक कथाएं भी शामिल की। अरे वाह, तो ये सिर्फ इतिहास नहीं रहा फिर? हाँ, एक तरह से ये ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक और राजनैतिक घोषणा पत्र जैसा बन गया। तो जाहिर है इसकी कुछ मजबूत बातें भी होंगी। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, कई मजबूतियां गिनाती है समीक्षा। सबसे पहली तो यही कि इसने औपनिवेशिक नजरिए को, मतलब ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को, सीधी चुनौती दी, पहली बार। ये तो बड़ा कदम था। और इसने उन घटनाओं और नेताओं का ब्यौरा दिया जो ब्रिटिश रिकॉर्ड में अक्सर गायब मिलते थे। और जैसे हमने पहले कहा, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना, वो उस वक्त अंग्रेजों की बांटने वाली राजनीति का एक बहुत शक्तिशाली जवाब था। और क्रांतिकारियों पर इसका असर बहुत गहरा। ये किताब उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। लेकिन अगर शैली इतनी जोशीली और भावनात्मक थी, तो क्या समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी हैं? निष्पक्षता को लेकर सवाल? हाँ, आलोचनाओं का जिक्र भी है। समीक्षा बताती है कि आलोचक मानते हैं कि सावरकर ने कहीं कहीं घटनाओं को शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर या रोमांटिक अंदाज में पेश किया है। अच्छा, मतलब शायद पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य शायद देशभक्ति जगाना था, ना कि एकदम सख्त ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण करना। तो वो जो अत्यधिक भावनात्मक और पक्षपातपूर्ण शैली है, उसकी वजह से इसे अकादमिक इतिहास मानने में थोड़ी सीमाएं हैं। और सूत्रों के बारे में, तो सोर्सेस? समीक्षा ये भी बताती है कि उन्होंने सीमित स्रोतों का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश और भारतीय रिकॉर्ड्स का मिश्रण था, तो इससे कुछ तथ्यात्मक गलतियों की गुंजाइश हो सकती है। तो फिर इतनी आलोचनाओं के बावजूद इस किताब का कुल असर कैसा रहा? क्या ये प्रभावशाली मानी जाती है? अरे जबरदस्त प्रभावशाली है। समीक्षा के मुताबिक ब्रिटिश राज ने इसे इतना खतरनाक माना कि छपते ही बैन कर दिया, राजद्रोही किताब करार दिया। बैन कर दिया? हाँ, सोचिए जरा। और इसने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात, इसने भारतीय राष्ट्रवादी सोच में 1857 की पूरी कहानी बदल दी। तो इसका असर बाद के इतिहासकारों पर भी पड़ा? बिल्कुल। आरसी मजूमदार,
एस.एन. सेन जैसे इतिहासकारों के काम में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। समीक्षा इसे भारतीय बौद्धिक इतिहास में एक मील का पत्थर मानती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? ये किताब इतिहास है या राष्ट्रवादी साहित्य? समीक्षा इसे एक शक्तिशाली, जोशीला राष्ट्रवादी क्लासिक मानती है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हाँ, शायद इसे पूरी तरह से तथ्यात्मक अकादमिक इतिहास ग्रंथ न माना जाए, पर फिर भी महत्वपूर्ण है। बहुत। भारतीय राष्ट्रवादी सोच कैसे विकसित हुई, आज़ादी की लड़ाई की भावनात्मक अपील क्या थी, और कैसे भारतीयों ने अपने इतिहास को औपनिवेशिक चश्मे से आज़ाद कराने की कोशिश की, इसे समझने के लिए ये किताब अमूल्य है। तो इसे पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? यही कि संतुलन के लिए इसे आज के दौर की जो आलोचनात्मक इतिहास की किताबें हैं, उनके साथ पढ़ना बेहतर है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि किसी ऐतिहासिक घटना को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सावरकर ने 1857 को स्वातंत्र्य समर कहा, ये चीजें आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारे विमर्श को कैसे आकार देती हैं।